हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्न उत्तर बछेंद्री पाल एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा। इस पाठ के प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे। पाठ हम पढ़ चुके हैं। प्रश्न देखिए आपकी पाठ्य पुस्तक के। कुछ प्रश्न हैं जिनका उत्तर आपको एक पंक्ति में देना है। अग्रिम दल का नेतृत्व कौन कर रहा था? अग्रिम मतलब आगे जाने वाला जो दल था उसका नेतृत्व कौन कर रहा था? अग्रिम दल का नेतृत्व प्रेमचंद कर रहे थे। अब ये नाम आपको याद रखने होंगे। प्रश्न 2, लेखिका को सागरमाथा क्यों अच्छा लगा? लेखिका को सागरमाथा नाम इसलिए अच्छा लगा क्योंकि सागरमाथा का अर्थ है सागर का माथा, और एवरेस्ट संसार की सबसे ऊंची चोटी है। माथा, ये हिस्सा जो है फोरहेड, ये माथा कहलाता है। तो क्योंकि एवरेस्ट संसार की सबसे ऊंची चोटी है तो उनको ये नाम बहुत अच्छा लगा। लेखिका को ध्वज जैसा क्या लगा? वहां पर ऊपर उनको ध्वज जैसा क्या लगा? लेखिका को तेज हवाओं के कारण उठी हुई चक्रदार बर्फीली आकृति ध्वज जैसी प्रतीत हुई। ऊपर आंधी चल रही थी और बर्फ थी, तो बर्फ ऐसे करके उड़ रही थी, हिल रही थी, तो उनको ऐसा लगा जैसे कोई सफेद झंडा ऊपर उड़ रहा है। वो उनको सफेद ध्वज जैसा लगा। हिमस्खलन से कितने लोगों की मृत्यु हुई और कितने घायल हुए? अब जो बर्फ लैंडस्लाइड हुआ था, हिमस्खलन, उससे कितने लोग मरे थे और कितने घायल, ये आपसे गिनती पूछी जा रही है। तो 2 व्यक्तियों की मृत्यु हुई और 9 लोग उसमें घायल हो गए थे। मृत्यु के अवसाद को देखकर कर्नल खुल्लर ने क्या कहा? मृत्यु का अवसाद, मृत्यु का दुख देख करके उन्होंने क्या कहा? कर्नल खुल्लर ने मृत्यु के अवसाद को लेकर कर्नल खुल्लर ने कहा कि ऐसे साहसिक अभियानों में होने वाली मृत्यु को सहज भाव से स्वीकार करना चाहिए। यूं तो मृत्यु जो है वो बड़ी कठोर चीज़ है, लेकिन जब कोई ऐसे साहसिक कार्य के लिए निकलता है तो जान हथेली पर लेके निकलता है। तो उन्होंने कहा ऐसे कामों में मृत्यु को सहज भाव से स्वीकार करिए। सहज मतलब बड़े शांत मन से आप इसको स्वीकार कर लीजिए, क्यों? ये तो संभव है। रसोई सहायक की मृत्यु कैसे हुई? जो रसोई था उसकी मृत्यु कैसे हो गई? उसकी स्वास्थ्य के प्रतिकूल जलवायु में काम करने के कारण हुई। उसका जो जहाँ वो काम कर रहा था वो ऑक्सीजन की कमी थी और जलवायु जो थी, वो टेम्परेचर जो था, वो तापमान उसके अनुसार नहीं था, इसलिए उसकी मृत्यु हो गई। कैंप 4 कहाँ और कब लगाया गया? कैंप 4 कैंप कहाँ पर था? कैंप 4 7,900 मीटर ऊंची साउथ कोल नामक जगह पर 29 अप्रैल को लगाया गया था। अभी ये सब नाम, कुछ आप नाम याद रखेंगे बच्चों, और हो सकेगा तो प्रश्न के उत्तर में आप प्रयोग करेंगे। कैंप 4 7,900 मीटर ऊंची साउथ कोल नाम की जगह पर लगाया गया था, और कब लगाया गया? 29 अप्रैल को। प्रश्न 9, लेखिका ने तेंजिंग को अपना परिचय किस तरह दिया? लेखिका ने तेंजिंग को अपना परिचय देते हुए कहा कि वे नौसिखिया है, कि वो अभी अभी उन्होंने सीखा है और एवरेस्ट उनका पहला अभियान है। उन्होंने बताया कि मेरा पहला अभियान है, मैं पहली बार ऊपर एवरेस्ट पर चढ़ रही हूँ। लेखिका की सफलता पर कर्नल खुल्लर ने उन्हें किस शब्दों में बधाई दी? जब वो सफल हो गई तो कर्नल खुल्लर ने उनको क्या कहकर बधाई दी? लेखिका की सफलता पर कर्नल खुल्लर ने कहा, मैं तुम्हारी इस अनूठी उपलब्धि में के लिए तुम्हारे माता पिता को बधाई देना चाहता हूँ। बोले कि मैं ये तुम्हारी जो उपलब्धि है इसके लिए मैं तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे माता पिता को भी बधाई देना चाहूँगा, और देश को तुम पर गर्व है, और अब तुम ऐसे संसार में वापस जाओगी जो तुम्हारे अपने पीछे छोड़े हुए संसार से एकदम भिन्न होगा। अब जब तुम वापस उस संसार में जाओगी तो जो तुमने पहले छोड़ा था उससे बहुत भिन्न संसार होगा, यानी अब तुम्हारे पहुंचने पर तुम्हारा संसार बदल चुका होगा। तुम एक नामी प्रसिद्ध महिला हो जो कि पहली बार एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ी। कुछ प्रश्न है यहाँ पर जिनको कि आपको 25 से 30 शब्दों में लिखना है। 25 से 30 का मतलब 2 से 3 पंक्तियों में आपको उत्तर देना है। नज़दीक से एवरेस्ट को देखकर लेखिका को कैसा लगा? जब ये एवरेस्ट के पास पहुंची तो उनको कैसा लगा? ये भौचक्की रह गई, और टेढ़ी मेढ़ी चोटियां ऐसी लग रही थी मानो कोई बर्फीली नदी बह रही हो। जो ऊपर टेढ़ी मेढ़ी, कोई ऐसे कोई ऐसे कोई ऐसे, तो ऐसा लग रहा था कोई बर्फीली नदी जो है वो वहाँ बह रही हो। डॉक्टर मीनू मेहता ने क्या जानकारियां दी? मीनू मेहता ने लेखिका को एल्युमिनियम की सीढ़ियों से अस्थायी पुलों का निर्माण करने, लट्टों और रस्सियों का उपयोग करने, बर्फ की आड़ी तिरछी दीवारों पर रस्सियों को बांधने और अग्रिम दल के अभियांत्रिकी कार्यों का विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने जो पहले दल गया था उसके बारे में उन्होंने क्या क्या काम किया है उसकी पूरी जानकारी दी। सीढ़ी से, एल्युमिनियम की सीढ़ी से पुल बनाने की जानकारी दी, कैसे रस्सी को बर्फ में लगाया जाता है, कैसे टेढ़े मेढ़े रास्तों पर चढ़ा जाता है, इस सब की ट्रेनिंग और उसकी जानकारी उन्होंने दी थी। तेंजिंग ने लेखिका की तारीफ में क्या कहा? तेंजिंग ने भी उनकी बहुत तारीफ करी, और क्या कहा कि तुम पक्की पर्वतीय लड़की लगती हो। उन्होंने बोला तुम तो बिल्कुल पक्की पर्वतीय लड़की हो, तुम तो यहाँ की हो, पहाड़ों की लड़की हो, तुम्हें तो पहले ही प्रयास में शिखर पर पहुंच जाना चाहिए, तुम तो पहुंच ही जाओगी, तुम क्यों चिंता कर रही हो? लेखिका को किसके साथ चढ़ाई करनी थी? लेखिका को अभियान दल में यूं तो लोपसांग, तशारिंग, एनडी शेरपा आदि अनेक सदस्य थे, किंतु उन्हें जिन साथियों के संग यात्रा करनी थी वे थे की, जय और मीनू। ये नाम याद रखेंगे, की,
जय और मेनू, इन तीनों के साथ उनको आखिरी जो यात्रा थी बिल्कुल टॉप पर पहुंचने की, वो अपने इन साथियों के साथ करनी थी। वैसे तो बहुत सारे लोग थे। लोब्सांग ने तंबू का रास्ता कैसे साफ किया? लोब्सांग ने तंबू का रास्ता साफ करने के लिए अपनी स्विस छुरी निकाली। अब तंबू में जब बर्फ स्लाइड हुआ तो उसमें से कैसे सफाई करी? उसने अपनी स्विस नाइफ निकाली, उससे बर्फ को खोदा और बड़े बड़े हिम पिंडों को हटाया और लेका के चारों ओर जमी कड़ी हुई बर्फ की खुदाई करी और उनको बड़ी मेहनत से उनको बर्फ की कब्र में से निकाल लिया। मतलब इतने कुछ ही समय में ऐसी बर्फ गिरी और जम गई कि लेका उस बर्फ किनारे किनारे बर्फ थी और लेका उसके बीच में धंसी हुई थी। उससे निकालना बड़ा मेहनत के काम था और उन्होंने बड़ी मेहनत से बर्फ हटाई और उनको निकाला। साउथ कोल कैंप पहुंचकर लेका ने अगले दिन की महत्वपूर्ण चढ़ाई की तैयारी कैसे शुरू करी? अब जब ये वहां पहुंच गई साउथ कोल कैंप पर, तो इन्होंने अगले दिन की चढ़ाई की तैयारी कैसे शुरू करी? साउथ कोल कैंप पहुंचकर लेका ने अगले दिन की चढ़ाई की तैयारी शुरू करी। उसका खाना, कुकिंग गैस, ऑक्सीजन सिलेंडर इकट्ठे किए और उसके बाद वो चाय बनाने की तैयारी करने लगी। चाय बना के इन्होंने अपनी थर्मस में भर ली थी। ऐसे इन्होंने अपनी तैयारी करी। अब आगे के प्रश्नों के उत्तर आपको 50 से 60 पंक्तियों शब्दों में यानी कि 5 से 6 पंक्तियों में देने हैं। उपनेता प्रेमचंद ने किन स्थितियों से अवगत कराया? जो उनके उपनेता थे प्रेमचंद, उन्होंने क्या क्या स्थितियां बताई कि वहां जाके कि क्या क्या मुसीबतें आ सकती हैं। उन्होंने अभियान दल को खम्बू हिमपात की स्थिति की जानकारी देते हुए कहा कि उनके दल ने कैंप एक जो हिमपात के ठीक ऊपर है वहां तक का रास्ता साफ कर दिया है और फल बना करके रस्सियां बांधकर झंडियों से रास्ता चिन्हित कर दिया। उन्होंने बताया कि बर्फ हटा दी गई है, रस्सियां बांध दी गई हैं और झंडियां लगा दी गई हैं, जिससे कि पॉइंट कर दिया गया है कि इधर से आपको रास्ता से जाना है। सभी बड़ी कठिनाई का जायजा ले लिया गया और जितनी भी बड़ी से बड़ी मुसीबत आ सकती होगी, जो अंदाजा है उसका सबका जायजा ले लिया गया है। इन्होंने इस पर भी ध्यान दिलाया कि ग्लेशियर बर्फ की नदी है और बर्फ का गिरना अभी जारी है। उन्होंने बोला ग्लेशियर जो बर्फ की नदी है समझ लीजिए, और अभी भी बराबर बर्फ गिर रही है। तो हिमपात में अनियमित और अनिश्चित बदलाव के कारण अभी तक ऐसा भी हो सकता है कि अभी तक का जो भी काम किया गया हो वो व्यर्थ हो सकता है। तो कुछ भी हो सकता है, तो आप लोग उस सब के लिए तैयार रहिए। हमें रास्ता खोलने का काम हो सकता है दोबारा भी करना पड़ जाए। सब तैयारी है, लेकिन जब मौसम खराब होता है तो कुछ भी हो सकता है, उसके लिए हमें तैयार रहना पड़ेगा। ये किसने बताया? प्रेमचंद, जो उनके उपनेता थे, उन्होंने बताया। प्रश्न 2, हिमपात किस तरह होता है और उससे क्या क्या परिवर्तन आते हैं? अभी आपको यह अंदाजा होगा, पढ़ा हुआ होगा, नहीं तो आप उसका अर्थ देखिए। बर्फ के खंडों को अव्यवस्थित ढंग से गिरना हिमपात कहलाता है। बर्फ ऊपर से कभी छोटे कभी बड़ी बड़ी शिलाएं जो हैं वो बर्फ की गिर पड़ती हैं, इसको हिमपात कहते हैं। ग्लेशियर के बहाने से बर्फ में हलचल मच जाती। जब कोई भी एक बर्फ का टुकड़ा खसकता है तो जो जमी हुई बर्फ है उसमें हलचल मच जाती है, उसकी प्लेटें खसकने लग जाती हैं। इस कारण बर्फ की बड़ी बड़ी चट्टानें तत्काल गिर जाती हैं। इस अवसर पर स्थिति ऐसी खतरनाक हो जाती है कि धरातल पर दरार पड़ने की संभावना बढ़ जाती है और धरती पर धरती फट तक जाती है। इतने भयंकर ये होता है। अक्सर बर्फ में गहरी चौड़ी दरारें बन जाती। हिमपात ने पर्वतारोहियों की कठिनाइयां बहुत अधिक बढ़ जाती है और जब वो गिरता है तो बीच बीच में गहरी गहरी दरारें हो जाती हैं, उसके अंदर फंस जाने का भी खतरा होता है। तो जो पर्वतारोही होते हैं उनके लिए हिमपात बहुत बड़ी कठिनाइयां कभी कभी खड़ी कर देता है। लेखिका ने तंबू में गिरे बर्फ पिंड का वर्णन किस तरह किया? जो बर्फ पिंड गिरा उसका वर्णन लेखिका ने कैसे किया? जो इनके कैंप में गिर गया था, लेखिका ने उसके बारे में कहा कि लोत्से की बर्फीली सीधी ढलान पर लगाए गए नायलॉन के तंबू कैंप 3 में थी और उनके तंबू में लोब्सांग और तशरिंग उसके तंबू में थे। अचानक रात के 12:30 बजे उनके सिर पर कोई सख्त चीज आकर के, कोई ठोस चीज आकर के टकराई और उनकी नींद खुल गई। तभी जोरदार धमाका हुआ और ऐसा लगा कि ठंडी बहुत भारी चीज उसके शरीर को कुचलती चली जा रही। मतलब बर्फ इनके ऊपर गिरती चली गई और ये उसमें धंसती चली गई और उससे उन्हें सांस लेने में भी कठिनाई होने लगी। ये बर्फ के अंदर धंस गई और इनकी सांस आना भी इनको मुश्किल हो गया था और फिर उन्होंने बर्फ को खोद करके इनको वहां से निकालना पड़ा। लेखिका को देख कर की हक्का बक्का क्यों रह गई? जब लेखिका को की ने देखा तो वो क्यों चौंक गई? जय बछेंद्री पाल का पर्वतारोही साथी था, उसे भी बछेंद्री पाल के साथ पर्वत शिखर पर जाना था। शिखर कैंप पर पहुंचने में उसे देर हो गई, वह सामान ढोने के कारण पीछे रह गया। अतः बछेंद्री पाल उसके लिए चाय जूस आदि लेकर उसे रास्ते में लिवाने के लिए पहुंची। वो एक साथी इनका जय जो था वो पीछे रह गया था, तो ये चाय लेकर के उसके पास वापस पहुंच गई उसको लेने के लिए। जय को यह कल्पना नहीं थी कि बछेंद्री उसकी इतनी चिंता करेगी और वापस लौट कर आ जाएगी और उसे लिवाने के लिए वहां आ जाएगी। इसलिए वह बछेंद्री पाल को चाय जूस लेकर आया देखा तो वो हक्का बक्का रह गया।
क्योंकि जो एक बार चढ़ जाए उसके लिए वापस उतरना कितनी बड़ी बेवकूफ़ी है कि आप फिर से नीचे उतर के दोबारा नहीं चढ़ पाएंगे कि नहीं। लेकिन इतनी हिम्मती थी ये, और अपने साथियों का इतना ध्यान रखा कि ये वापस उतर गई उनको लेने के लिए। एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए कुल कितने कैंप बनाए गए उनका वर्णन कीजिए। पाठ से ज्ञात होता है कि एवरेस्ट पर चढ़ाई के लिए कुल 5 कैंप बनाए गए थे। उनके दल का पहला कैंप 6000 मीटर पर, जो हिमपात से ठीक ऊपर था। दूसरा कैंप 7900 मीटर पर, और कैंप 3 लोत्से की बर्फीली सीधी ढलान पर बनाया गया था। एक कैंप साउथ कोल पर बनाया गया था। यहीं से अभियान दल को एवरेस्ट पर चढ़ाई करनी थी। इसके अलावा एक बेस कैंप बनाया गया था। तो बेस कैंप 1, 2, 3 और 4 साउथ कोल का, और फिर वहां से इनको एवरेस्ट के लिए जाना था। इतनी बातें बच्चों इस पाठ में आप याद रखेंगे। चढ़ाई के समय एवरेस्ट की चोटी की स्थिति कैसी थी? अब जब चढ़ाई कर रही थी तो एवरेस्ट की चोटी कैसी दिख रही थी? जब बछेंद्री पाल एवरेस्ट की चोटी पर पहुंची तो वहां चारों ओर तेज हवा के कारण बर्फ उड़ रही थी। वहां बहुत हवा चल रही थी और बर्फ चारों तरफ थी, तो हवा जो के साथ बर्फ जो थी वो उड़ रही थी इतनी अधिक कि सामने कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। पर्वतों के शंकु चोटी, शंकु मतलब जो ऊपर बिल्कुल कोन होता है, वहां इतनी तंग थी, इतनी छोटी छोटी चोटियां थी कि वहां पर 2 आदमी एक साथ खड़े नहीं हो सकते थे। नीचे हजारों मीटर तक ढलान ही ढलान थी, और नीचे ढलान ही ढलान, मतलब एकदम तीखी ढलान थी वहां की। अगर जरा सा पैर सरके तो सीधे नीचे खाई में। अतः वहां अपने आप को स्थिर खड़े रखना बहुत कठिन था। एक तो जगह कम, चोटी, नीचे ढलान गहरी, इतनी हाइट पर, और हवाएं इतनी तेज कि वहां खड़े रहना बहुत मुश्किल था। उन्होंने बर्फ के फावड़े से बर्फ को काट करके, तोड़ करके टिकने लायक, मतलब बस स्टेबलाइज हो जाए ये लोग, उतना सा जगह बना करके ये वहां पर खड़ी हुई। प्रश्न 7, सम्मिलित अभियान में सहयोग और सहायता की भावना का परिचय बछेंद्री के किस कार्य से मिलता है? जब हम कोई काम ग्रुप में करते हैं या टीम में करते हैं तो एक दूसरे का सहयोग और साथ जो देना वो कितनी बड़ी बात है। ये बात आपको बछेंद्री के किस काम से मिलती है कि उनके अंदर ये सहायता की भावना थी? विजय पाने के अभियान के दौरान लेखिका बछेंद्री पाल अपने साथियों जय की और मीनू के साथ चढ़ाई कर रही थी, परंतु वह इनसे पहले साउथ कोल कैंप पर जा पहुंची। वो पहले पहुंच गई क्योंकि वे बिना ऑक्सीजन के भारी बोझ लादे चढ़ाई कर रहे थे। बाकी लोग ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं लिया था, बिना उसके चढ़ रहे थे। लेखिका ने दोपहर के बाद इन सदस्यों की मदद करने के लिए एक थर्मस को जूस से और दूसरे को गर्म चाय से भर दिया और बर्फीली हवा में कैंप से बाहर निकलकर उन सदस्यों की ओर नीचे उतरने लग गई। वो लोग नीचे रह गए तो ये नीचे उतरने लग गई और अपने इस कार्य से सहयोग और सहायता की भावना का परिचय दिया और नीचे जाकर उनकी मदद करी, उनको लेकर के ऊपर आई। अभी यहाँ कुछ वाक्य दिए हैं जिसके आशय बताने हैं आपको। पहला, एवरेस्ट जैसे महान अभियान में खतरों को और कभी कभी तो मृत्यु भी सहज आदमी को सहज भाव से स्वीकार करनी चाहिए। ये कर्नल खुल्लर ने कहा था कि जब आप ऐसे खतरों के अभियान पर निकलते हैं तो मृत्यु को आदमी को बड़े ही साधारण ढंग से स्वीकार कर लेना चाहिए। ऐसी चोटी, एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ना एक महान अभियान है। इसमें पग पग पर जान का खतरा है, अतः ऐसा कठिन कार्य करते हुए मृत्यु भी हो जाए तो उसे सहज घटना के रूप में लेना चाहिए। बहुत हाय तौबा नहीं मचानी चाहिए। अगर आप नहीं पहुंच पाए या पहुंच गए और आप मर गए तो भी आप अमर हो जाएंगे। और लोग जब जाते हैं तो ये सोच के जाते हैं कि अगर नहीं लौटे तो भी कोई बात नहीं, देश के लिए कुर्बान हो जाएंगे। सीधे धरातल पर दरार पड़ने का विचार और इस दरार को गहरे चौड़े हिम विदर में बदल जाने का मात्र ख्याल ही बहुत डरावना था। इससे भी ज्यादा भयानक इस बात की जानकारी थी कि हमारे संपूर्ण प्रयास के दौरान हिमपात लगभग 1 दर्जन आरोहियों और कुलियों को प्रतिदिन छूता रहा। इस पंक्ति का क्या अर्थ है? आशय यह है कि ग्लेशियर के बहाने से बर्फ में हलचल होने के से बर्फ की बड़ी बड़ी चट्टानें अचानक गिर पड़ती हैं और यही दरारें और धरातल पे दरार पड़ जाती है और यही दरारें हिम विदर में बदल जाती है, मतलब बर्फ का कीचड़ जैसा हो जाता है वहां पर, जो पर्वतारोहियों की मृत्यु का कारण बन जाती है। इसका ख्याल ही मन में भय पैदा करता है। अगर ये बात पता भी चल जाए, सोच भी ले, तो आप डर जाएंगे। दुर्भाग्य से यह भी जानकारी मिली कि इस अभियान दल को अपने अभियान के दौरान ऐसे हिमपात का सामना करना ही पड़ेगा। उस समय जिस समय ये इन्होंने चढ़ाई शुरू करी उस समय मौसम बहुत खराब था, तो उन्होंने पहले ही जो पर्वतारोही जो दल गया उन्होंने बता दिया कि मौसम खराब है और हो सकता है कि ये सब कुछ आपको झेलना पड़े। हो सकता है कि जो हमने रास्ता बनाया है वो आपका खत्म हो जाए और फिर से आपको नया रास्ता बनाना पड़े। तो इनका मन डर गया था। नेक्स्ट, बिना उठे ही मैंने अपने थैले से दुर्गा माँ का चित्र और हनुमान चालीसा निकाला। मैंने इनको अपने साथ लाए लाल कपड़े में लपेटा, छोटी सी पूजा अर्चना की और इनको बर्फ में दबा दिया। आनंद के इस क्षण में मुझे अपने माता पिता का ध्यान आ गया। ये कब कहा, क्या आशय है इसका? जब बछेंद्री पाल हिमालय की चोटी पर सफलतापूर्वक पहुंच गई तो उसने घुटनों के बल वहीं बैठ करके बर्फ को माथे से छुआ और अपने थैले में से दुर्गा का चित्र
और हनुमान चालीसा की पुस्तक निकाली और उनको लाल कपड़े में लपेट के वही बर्फ़ में उसको दबा दिया, कुछ पूजा करी और उसको वही दबा दिया। और इस समय उससे बहुत आनंद मिला। उसने प्रसन्नतापूर्वक अपने माता पिता को याद किया। जब हमारे साथ कुछ हमें सफलता मिलती तो हम ईश्वर को याद करते हैं और माता पिता को याद करते हैं, तो वही बछेंद्री पाल ने यहाँ पर किया। अब बच्चों, भाषा अध्ययन के कुछ प्रश्न। यहाँ पर कुछ शब्द हैं जो कि इनकी व्याख्या आपको पाठ के संदर्भ में देकर करनी है। निहारा है, बहुत ध्यान से, विस्मय से देखना, आश्चर्य से, कोई चीज़ बड़ी देर तक ऐसे देखते रहना, निहारना। धसकना, धसकना मतलब घुस जाना अंदर। नीचे धस या दब जाना, बर्फ की भारी चट्टानें जब बर्फीले धरातल पर गिरती हैं तो धरातल धसक जाता है, जमीन अंदर धस जाती है। इसका ख्याल पर्वतारोहियों को भयभीत करने वाला होता है। खिसकना, धीरे धीरे खसकना, स्लाइड करना। ग्लेशियर के बहने से बर्फ में हलचल मचती है और बड़ी बड़ी चट्टानें जो है वो सरकने लग जाती। सागर माथा, सागर का माथा अर्थात एवरेस्ट। सागर मतलब जो समुद्र है उसका माथा कहाँ है? ऊपर। एवरेस्ट की जो चोटी है वो उसका माथा है। तो ये एवरेस्ट का दूसरा नाम है जो नेपालियों में पसंद है। और ये नाम इनको, लेखिका को भी, बछेंद्री पाल को भी, बहुत हाल में एवरेस्ट की चोटी को सागर माथा कहा जाता है। जायजा लेना, तो सब तरफ देखभाल करना, अनुमान लगाना, अंदाजे लगाना। एवरेस्ट अभियान के समय अग्रिम दल ने पुल बनाकर रस्सियों को बांधकर बड़ी से बड़ी कठिनाइयों का जायजा ले लिया था। मतलब उन्होंने वहाँ पुल बनाया, रस्सियाँ बांधी, झंडियाँ लगा दी और जितनी भी परेशानी आ सकती थी, मतलब जो कुछ भी एक्सपेक्टेड था उसका जायजा ले लिया। जायजा मतलब सब कुछ समझ लिया था, अच्छा ये भी हो सकता है, हाँ ये भी पॉसिबिलिटी है, ये भी है। तो जायजा लेना मतलब सब कुछ देखभाल कर लेना। नौसिखिया, नया सीखने वाला। एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने वाले प्रथम व्यक्ति का गौरव पाने वाले तेंजिंग ने, लेखिका ने खुद को नौसिखिया कहा। जब तेंजिंग गए तो तेंजिंग के सामने लेखिका ने कहा, मैं यहाँ पर नौसिखिया हूँ। निम्नलिखित पंक्तियों में उचित विराम चिन्हों का प्रयोग कीजिए। अब यहाँ पंक्तियां लिखी हैं, आपको पंक्चुएशन करनी है। जहां जहां विराम चिन्ह लगाने हैं वो आपको देखना पड़ेगा। उन्होंने कहा, तुम एक पक्की पर्वतीय लड़की लगती हो, तुम्हें तो शिखर पर पहले ही प्रयास में पहुंच जाना चाहिए। उन्होंने कहा, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे। जो कहा उसको हम इन्वर्टेड कॉमा में लिखते हैं। तुम एक पक्की पर्वतीय लड़की लगती हो, तुम्हें तो शिखर पर पहले ही पहुंच जाना चाहिए, और इन्वर्टेड कॉमा बंद कर देंगे, पूर्ण विराम लगा देंगे। दूसरा, क्या तुम भयभीत थी? ये भी इन्वर्टेड कॉमा में किसी की कही हुई बात है, इन्वर्टेड कॉमा में और प्रश्नवाचक चिन्ह। तुमने इतनी बड़ी जोखिम क्यों ली बछेंद्री? ये भी किसी की कही हुई बात है, इन्वर्टेड कॉमा में है और प्रश्न पूछा गया है तो प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्न 3, यहाँ पर शब्द युग्मों का वाक्य प्रयोग कीजिए। अब यहाँ पर कुछ शब्द युग्म दिए हैं। शब्द युग्म बच्चों, कुछ शब्द हमेशा 2 शब्द साथ साथ आते हैं, तो उसमें एक शब्द का अर्थ होता है, कई बार दूसरे शब्द का कोई अर्थ नहीं होता, कई बार वो उल्टे होते हैं, हम उनको एक साथ प्रयोग करते हैं। तो ऐसे कुछ शब्दों को वाक्य में प्रयोग करना है। टेढ़ी मेढ़ी, एवरेस्ट की बर्फीली चोटियां बर्फ की टेढ़ी मेढ़ी नदी जैसी लग रही थी। आप अपने मन से कुछ भी लिख सकते हैं। गहरे चौड़े, पहाड़ी रास्ते में पड़ने वाले गहरे चौड़े नाले देखकर मैं भयभीत हो रहा था। आसपास, रेगिस्तान के आसपास कोई भी पेड़ दिखाई नहीं दे रहा था। हक्का बक्का, आश्चर्यचकित होना, अचानक सेना द्वारा घेरे जाने से आतंकवादी हक्के बक्के रह गए। इधर उधर, जंगली रास्ते पर इधर उधर देखकर चलना चाहिए, सड़क इधर उधर देखकर क्रॉस करनी चाहिए। लंबे चौड़े, चुनाव के समय नेतागण बड़े लंबे चौड़े वादे करके जनता को बहलाते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, विलोम शब्द बनाइए। अभी यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए हैं, आपको उदाहरण देखते हुए आपको विलोम शब्द लिखने हैं। अनुकूल का उल्टा प्रतिकूल, नियमित का अनियमित, आरोही का अवरोही। यहाँ दिया है, आपको मैच करना है। सुंदर असुंदर या खराब, विख्यात का कुख्यात, निश्चित का अनिश्चित। ये बच्चों याद करना है, ये छोटे छोटे प्रश्नों में पूछा जा सकता है। यहाँ शब्दों में उपयुक्त उपसर्ग लगाइए। यहाँ पर उपसर्ग, जो मूल शब्द के पहले जो शब्द लगता है और शब्द का अर्थ बदल जाता है उसको उपसर्ग कहते हैं। आपको उपसर्ग लगाना है। सुपुत्र, जैसे पुत्र में सु लगा दिया तो सुपुत्र। ऐसे ही वास, व्यवस्थित, कूल, गति, रोहन, रक्षित में आपको लगाना है। तो वास में आ लगा दिया, आवास। व्यवस्थित में अव्यवस्थित, कूल में प्रतिकूल, दुर्गति, अवरोहण, सुरक्षित। आप उपसर्ग लगा करके शब्द बदल सकते हैं। निम्नलिखित क्रिया विशेषणों का उचित प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। यहाँ कुछ क्रिया विशेषण दिए हैं, आपको रिक्त स्थानों में भर देना है। अगले दिन, समय कम समय में, कुछ देर बाद, सुबह तक। तो आपको यहाँ भर देना है। मैं अगले दिन यह कार्य कर लूँगा, मैं यह कार्य कर लूँगा,
कर लूँगा, क्योंकि फ्यूचर टेंस है तो अगले दिन मतलब नेक्स्ट डे। तो यहाँ आपको सोच समझ करके अपना विशेषण लगाना, मैं अगले दिन ये कार्य कर लूँगा। बादल घिरने के कुछ देर बाद ही वर्षा हो गई। बादल घिरे और उसके थोड़ी देर बाद वर्षा हो गई। उसने बहुत कम समय में इतनी तरक्की कर ली। बहुत कम समय में इतनी तरक्की उसने कर ली। नाडक्सा को सुबह तक गांव जाना था। सुबह तक नाडक्सा को गांव जाना था, सुबह तक। तो इस तरह से आप विशेषण लगा करके वाक्य पूरे कर सकते हैं। आगे पे जो प्रश्न है योग्यता विस्तार, इसमें 10 अंग्रेजी शब्दों का चयन करके उनके अर्थ लिखने हैं। आपके पाठ में बहुत सारे शब्द आए हैं अंग्रेजी, उनके अर्थ आपको लिखने हैं। वैसे ये कक्षा परीक्षा उपयोगी नहीं है, पर पढ़ लीजिए। बेस कैंप मतलब जो बिल्कुल बेस में मुख्य पड़ाव। ग्लेशियर, बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े। स्ट्रेचर, जो इसमें मरीज को लाते ले जाते हैं। साउथ मतलब दक्षिण। कुकिंग गैस मतलब खाना पकाने वाली गैस। ऑक्सीजन आपको पता है प्राणवायु। कुली, जो बोझा उठाता है। वॉकी टॉकी, ऐसा उपकरण जिससे हम बात करते हैं। सिलेंडर, जिसमें कि गैस होती है। थर्मस, जिसको ठंडा गर्म करने के काम आता है। पर्वतारोहण से संबंधित 10 चीज़ों के नाम लिखिए। अब आपने पाठ में भी पढ़ा है, आपको भी पता है। रस्सी, फावड़ा, ऑक्सीजन, टेंट, वॉकी टॉकी, थर्मस, चाय, एल्युमिनियम की सीढ़ी, बिस्तर, चाकू, हथौड़ा, कील, स्ट्रेचर आप लिख सकते हैं। और बच्चों यहाँ के आगे जो प्रश्न है उनकी कोई ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं है। तो अभी आज यहाँ पाठ के प्रश्न उत्तर समाप्त होते हैं और मुझे उम्मीद है कि आपको सब समझ में आ गया होगा। आसान से प्रश्न उत्तर हैं। वीडियो को रिवाइंड करके देखिए, बार बार देखिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। मिलते हैं अगले पाठ के साथ अगले वीडियो में। गुड बाय।